हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन स्कीम्स की, जो कि एक बहुत पॉपुलर स्कीम है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ये 60 साल से प्लस लोगों के लिए है। तो आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात है इसकी है, दिस इज़ अ गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम्स। मतलब गवर्नमेंट से इसकी गारंटी है। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें पैसा डूब जाएगा या कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है। इसकी पीरियड की बात करें तो ये एक 5 साल का इस अकाउंट होता है, जो कि 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो टोटल 8 साल का अकाउंट है। अगर हमको 3 साल के लिए और एक्सटेंड करना है तो 5वें साल के बाद और छठे साल के बीच में 1 साल के अंदर-अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये एक्सटेंड नहीं होगा, आपको नया अकाउंट खोलना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट भी नई एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो इंटरेस्ट रेट है इसका एट प्रेज़ेंट 7.4% है, जो कि बैंक की एफडीज़ या दूसरी चीज़ों से करीब-करीब 1.5% ज़्यादा आप करीब बोल सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये सिर्फ़ इंडियन रेज़िडेंट्स को ही मिल सकता है और जो 60 साल से ऊपर हैं। कुछ कंडीशन है जिसमें 50, 55 और 50 के साल के लोगों को मिल सकता है, बट बेसिकली ये 60 साल के लोगों के लिए बनाई गई है। तो इंडिविजुअल्स जो 55 साल से 60 साल के बीच में, उनको तब मिल सकता है जब वो जस्ट रिटायर हुए हों और रिटायर होने के 1 महीने के अंदर-अंदर उन्होंने अपना पैसा इस स्कीम में डाल दिया हो। अगर उसके बाद डालेंगे तो फिर वो उनको इसमें डालने की इजाज़त नहीं होगी, वो 60 साल के बाद ही डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिफेंस पर्सनल जो हैं, वो 50 साल के भी एज में डाल सकते हैं। उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको फुलफ़िल करने के बाद में। एनआरआईज़ या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या एचयूएफ को इसमें इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। सो बेसिकली ये इंडिविजुअल्स के लिए है, 60 साल से प्लस लोगों के लिए। अब बात करते हैं हम लोग इसके टैक्स और टैक्सेबिलिटी की और टीडीएस की। तो देखिए, सबसे अच्छी बात है, पहली बात कि इसमें 80C का बेनिफिट मिलता है, बट 80C का बेनिफिट तो 1 साल ही मिलेगा। अगर आप 15 लाख भी डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट उस साल मिल सकता है जिस साल की आप इसमें पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। इसका जो इंटरेस्ट होता है वो फुली टैक्सेबल होता है, तो इसलिए जिनकी टैक्स रेट 0 है या 10% है, उनके लिए काफ़ी लुक्रेटिव स्कीम है 20 और 30% में, बिकॉज टैक्स कटने के बाद पैसा जो आता है आपके पास वो आपका होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी कम अट्रैक्टिव हो जाती है। टीडीएस की अगर बात करेंगे तो इस असेसमेंट ईयर से इसमें जिनके 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज बनता है, उस पे टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है असेसमेंट ईयर 2020-21 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 से। सो टीडीएस इसमें एप्लीकेबल है और वो वहीं पे एट सोर्स काट लिया जाएगा। अब अगर विड्रॉल की अगर बात करें कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो मुझे कब पैसा मिल सकता है, तो इसमें विड्रॉल्स 1 साल तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। 1 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप निकालने जाते हैं तो आपको 1.5%, 1.5% बेसिक अमाउंट पे, इंटरेस्ट से जो बढ़ गया उस अमाउंट पे नहीं, बेसिक अमाउंट पे आपको 1.5% डिडक्शन चार्ज किया जाएगा, प्रीमैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अगर 2 साल के बाद आप निकालते हैं, क्योंकि ये 5 साल की स्कीम है, तो 2 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो 1% का प्रीमैच्योर विड्रॉल लगेगा। अब बात करते हैं इसमें इंटरेस्ट पेमेंट की। इसमें इंटरेस्ट किस तरह से पे किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है, मतलब साल के साल ब्याज कैलकुलेट होता है, बट पेमेंट जो होता है वो क्वार्टरली होता है। तो हर 3 महीने में आपको पेमेंट मिल जाएगा। इसकी डेट फिक्स है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है और उसमें से ऑटोमेटिकली आ जाता है। पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आप कहीं भी इसको खुला सकते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्रेडिट आ जाएगा और उसमें से आप ले सकते हैं। बात आती है कि इसको कहाँ खोल सकते हैं, तो देखिए, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके इसको खोल सकते हैं या आप किसी भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बहुत सारे डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग काफ़ी बड़े और छोटे बैंक्स हैं जिनको डेजिग्नेट कर रखा है, जो कि सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम खोल सकते हैं, आप उसमें जाके खुलवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कितने होते हैं, तो देखिए, एक खाते में सिर्फ एक बार ही आप जमा कर सकते हैं। आपको लिमिट तो 15 लाख की मिल गई है, लेकिन एक खाते में एक बार ही जमा कर सकते हैं। तो आपने जैसे 5 लाख रुपए एक बार में जमा किए, अब आप दूसरी बार अगर 5 लाख जमा करने गए तो उस खाते में नहीं कर सकते, आपको नया खाता खोलना पड़ेगा। सारे खातों की लिमिट जो है मैक्सिमम 15 लाख हो सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इन केस ऑफ डेथ, किसी की डेथ हो जाती है प्राइमरी होल्डर की, तो आप उसको मैच्योरिटी से पहले बंद करा सकते हैं। मैच्योरिटी तक रुकने की जरूरत नहीं है, उसमें प्री मैच्योर चार्जेस आपके नहीं लगेंगे।
इसके अलावा अब कई जने मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको पोस्ट ऑफिस में खोलना अच्छा है या बैंक में खोलना अच्छा है। देखिए टेक्निकली अगर मैं बोलूँगा, बैंक्स की टेक्नोलॉजी पोस्ट ऑफिस से कहीं थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो उसमें तकलीफ़ कम होती है शायद। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि बैंक में अगर आप खोलते हैं तो ज़्यादा सुविधा रहेगी आपको, आपके बैंक के अकाउंट में सीधे क्रेडिट आ जाया करेगा। पोस्ट ऑफिस में आपको अलग से पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, अलग से उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। बैंक काफ़ी और सुविधाएँ भी देता है, बैलेंसेस देखने की और वो सब। तो आई वुड से कि आपको बैंक में खोलने में ज़्यादा सही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन्स ये आते हैं कि इसके इंटरेस्ट रेट जैसे धीरे-धीरे बदलती रहती है। हर 3 महीने में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। तो इंटरेस्ट रेट क्या बदलती है, तो क्या मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा? तो नहीं, इसमें एक बार आपने जब खुला लिया खाता, तो पहले 5 साल का जो खाता होता है, उसमें आपकी इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गई। अब इंटरेस्ट गवर्नमेंट कम करे या इंटरेस्ट गवर्नमेंट ज़्यादा करे, आपको वही इंटरेस्ट मिलेगा, आपको फिक्स्ड इनकम आएगी अगले 5 साल। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी इंटरेस्ट में कोई अल्टरेशन नहीं होगा। लेकिन छठे साल से अगर आप उसको एक्सटेंड करते हैं, तो गवर्नमेंट की जो रेट एप्लीकेबल होगी 6th ईयर, वो ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा आप बात करते हैं मोड ऑफ डिपॉज़िट, आप कैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं? तो देखिए 1 लाख रुपए से कम अगर है आपका पैसा, तो आप कैश भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आप डिपॉज़िट करना चाहते हैं इस स्कीम में, तो फिर आपको कैश के अलावा दूसरे जो मेथड्स हैं, जैसे कि अकाउंट पे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, उससे आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा ये एक पूछा गया है कि एक क्वेश्चन कि अगर एक होल्डर की डेथ हो जाती है, इसमें पति और पत्नी जॉइंट भी खोल सकते हैं। एक होल्डर की डेथ हो जाती है, तो क्या दूसरा अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है? तो येस, वो उसको अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं मेरे पास कि कैन अ अकाउंट होल्डर ऑब्टेन लोन, क्या उसके अगेंस्ट में लोन मिल सकता है? तो नहीं, इस स्कीम को बनाया ही इस तरह से गया है कि इस पे लोन अलाउ नहीं होता, तो इसलिए पीरियोडिक विड्रॉल्स नहीं हो सकते, तो इसमें लोन भी कोई भी बैंक या कोई भी दूसरी संस्था भी नहीं देती है। अब कइयों ने ये क्वेश्चन पूछा कि हम तो इधर से उधर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी या एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाते रहते हैं। तो एक खाता अगर मैंने जयपुर में खोल लिया, तो क्या मैं लखनऊ चला गया तो मैं वहाँ ले जा सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आप किसी भी शाखा में इसकी सारी डिपॉज़िट्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो चीज़ इसमें अलाउड है, इसके कोई चार्जेज़ नहीं होते। अच्छा, कुछ क्वेश्चन्स उन्होंने हमारे व्यूअर्स ने ये पूछे थे कि व्हाट हैपेंस इफ द अकाउंट इज़ ओपन्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स? अगर हमने कॉन्ट्रावेंशन में खोल लिया, जैसे मेरे 15 लाख रुपए थे ऑलरेडी जमा अलग-अलग खातों में मिलके, मैंने 5 लाख रुपए और जमा कर दिए, या पति-पत्नी में कैसे भी ऐसे कर लिया कि वो जो रूल्स बनाए गए हैं सीनियर सिटीज़न स्कीम्स के, उनके तहत नहीं आते। तो जब भी ये गवर्नमेंट को पता लगेगा, उनका जो अकाउंट है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया जाएगा और डिपॉज़िट मनी जो है वो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे ज़रूर आता है हमेशा कि इसकी टैक्सेबिलिटी, इसमें मुझे प्रूफ़ क्या मिलता है? इन्वेस्टमेंट का क्या प्रूफ़ मिलता है? तो देखिए इन्वेस्टमेंट 2 तरह से प्रूफ़ मिले जाते हैं। कई जो पोस्ट ऑफ़िस में अगर कराते हैं तो आपको एक पासबुक मिल जाती है। बैंक्स जनरली सर्टिफ़िकेट्स दे देते हैं, जिसमें आपको ये प्रूफ़ होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है सीनियर सिटीज़न स्कीम में, बिकॉज़ ये लुक्रेटिव बनती है इसकी रेट ऑफ़ इंटरेस्ट की वजह से। तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट की वजह से अगर लुक्रेटिव बनती है, तो जिनका टैक्स नहीं लगता है, उनको तो ये 7.4 माइनस 0 टैक्स, तो ये 7.4 रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ही पड़ेगा। बट जिनके केस में 10% टैक्स है, तो 7.4 माइनस टैक्स, तो वो 6.6% हो जाता है। इसी तरह से जिनके 20% स्लैब रेट में आते हैं, तो उनके लिए 7.4% माइनस 20% टैक्स, तो वो 5.92% हो जाता है। प्रॉब्लम 30% को ज़्यादा है, बिकॉज़ 7.4 माइनस 30% जब करते हैं तो हाथ में 5.18% ही आता है। तो 5% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। अब अगर मैं उसमें से इन्फ्लेशन निकाल दूँ, तो हो सकता है कि आपको नेगेटिव अमाउंट हाथ में आए या करीब-करीब बराबर सा आए। बिकॉज़ लास्ट 35 साल का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6.5% है। तो अगर आपको यहाँ पे आफ्टर टैक्स 5.18 मिलता है, तो देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी की बात ये है कि जो हाथ में आता है उसी को रिटर्न कही जाती है, और उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन निकाल देते हैं तो आपको रियल रिटर्न आती है। सो इफ इन्फ्लेशन ऑफ लास्ट 35 ईयर्स इज 6.5% एंड इफ यू गेट 30% टैक्स स्लैब वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको 5.18 आती है हाथ में,
तब आपको नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न आ रही है इस प्रोडक्ट से। इसके अलावा आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सुझाव है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स।